हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमटीएम क्लासेज। दोस्तों, यूपीपीसीएस और आरओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 आज कवर कर दें। अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है आज का। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ सभी क्वेश्चनों के जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहना। देखो, पहला क्वेश्चन, बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार ने किन तिलहनों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए पहल शुरू करने का फैसला किया है। बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार ने किन तिलहनों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए पहल शुरू करने का फैसला किया है। सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी या ये सभी। देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप देखोगे तो सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी यानी समझ सकते हो इन सभी तिलहनों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए पहल शुरू करने का फैसला किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो देखो, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। देखो, इसके अंतर्गत आधुनिक कृषि अनुसंधान और नवीनतम तकनीकों को अपनाने पर भी जोर दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण पहल है, समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2023 में नाई, सुनार, धोबी आदि जैसे कुशल श्रमिकों के लिए 13,000 करोड़ से 15,000 करोड़ के आवंटन के साथ निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देख लो इसमें कि नाई, सुनार, धोबी जैसे कुशल श्रमिकों के लिए 13,000 करोड़ से 15,000 करोड़ के आवंटन के साथ निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है। रविदास योजना, विश्वकर्मा योजना, शक्ति योजना, निर्माण योजना। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो देखो, ये जो श्रमिक दिए हुए हैं इनके लिए 13,000 करोड़ से 15,000 करोड़ के आवंटन के लिए जो योजना शुरू की गई है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना याद रखना। और देखो, यह जो योजना है विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को शुरू की गई है। कब? 17 सितंबर को, याद रखना, 2023 में 17 सितंबर को। और देखो, ये जो योजना है इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो इसका उद्देश्य है ना, वो कुशल कारीगरों का निर्माण करना है। और इसके द्वारा जो प्रत्येक कारीगर होगा, वह व्यक्ति होगा या उसको संस्थागत वित्तीय सहायता देने का इसमें प्रावधान होगा और जिससे वह रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3, किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। किसकी जयंती के अवसर पर? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय। देखो, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, यानी 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और देखो, यह प्रवासी भारतीय हैं एवं देश के जो वैज्ञानिक व फिर शिक्षाविद हैं, एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है उन सभी के लिए ये। तो ये भी महत्वपूर्ण योजना है, ये भी महत्वपूर्ण सम्मेलन है, समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब का देश कौन सा बना है। मिस्र, जॉर्डन, बहरीन या सूडान। देखो, इसका सही जवाब है मिस्र। मिस्र इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब का देश बना है। और ये जो समझौता समझौता जो किया था तकरीबन 1979 में, ठीक है, 1979 में समझौता किया था। देखो, इसके बाद फिर 1994 में जॉर्डन ने वर्ष 1994 में समझौता किया। 2020 में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच शांति समझौता हुआ था और उसमें सहयोग किया था यूएसए ने, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से ये यूएई और इजराइल के मध्य समझौता हुआ था, जिसको नाम दिया गया था, ये जो शांति समझौता हुआ था इजराइल और यूएई के मध्य, द अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है, द अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इजराइल और यूएई के मध्य जो समझौता कराया गया 2020 में यूएसए के सहयोग के द्वारा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध पुस्तक द गोल्डन गेट के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हैं। द गोल्डन गेट के लेखक नरेंद्र जैन, ललित शास्त्री, विक्रम सेठ, जेके गालब्रेथ। देखो, द गोल्डन गेट के लेखक हैं विक्रम सेठ। विक्रम सेठ, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द गोल्डन गेट के लेखक हैं विक्रम सेठ, याद रखना। इन्हें 2007 में पद्म श्री भी मिल चुका है विक्रम सेठ को, ठीक है।
और देखो लीला सेठ जो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं, ठीक है, उनके ये पुत्र हैं लीला सेठ। और ये जो लीला सेठ थी ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। देखो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय उसकी आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, याद रखना। पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्यवाही क्या कहलाती है? देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अवमूल्यन, अधिमूल्यन, मुद्रा संकुचन या विमुद्रीकरण, बताइए। देखो पुरानी मुद्रा को समाप्त करके उसके स्थान पर अगर नई मुद्रा जारी करोगे तो उसको कहेंगे हम, ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है, विमुद्रीकरण। जैसा कि भारत में 8 नवंबर 2016 को हुआ था, जिसमें 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण हुआ था, यानी उनके स्थान पर नए नोट आए थे, पुरानों का संचालन जो था वो बंद कर दिया गया था। तो समझ सकते हो। और ये जो स्थिति की जाती है ना, सामान्यतः सरकार काले धन में नियंत्रण या रोकथाम करने के लिए इस तरह के उपायों को करती है, ठीक है, याद रखना। अवमूल्यन, इसमें जो ए में दिया हुआ है अवमूल्यन। देखो अधिमूल्यन के बारे में समझो। जब किसी देश के द्वारा, यानी जब किसी देश की मुद्रा की विनिमय दर को अन्य देश की मुद्रा की विनिमय दर से कम कर दिया जाता है, यानी जिससे कि निवेश को बढ़ावा मिल सके, तो उस स्थिति को हम अवमूल्यन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जिम्बाब्वे में हुआ था अभी, समझ सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस एक ने वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, एसी मजूमदार। बताइए किस एक ने वर्ष 1916 में लखनऊ आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एसी मजूमदार के द्वारा 1916 में जो लखनऊ में आयोजन हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था उसमें अध्यक्षता की गई थी। और देखो इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का जो ये अधिवेशन हुआ था ये एक साथ हुआ था, ठीक है। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से थे, कांग्रेस के मध्य इसमें समझौता हुआ था, समझ सकते हो। इसके अंतर्गत आप देखोगे तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर के ही एक संयुक्त समिति की भी स्थापना की थी। और जो गरम दल और नरम दल का जो 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें विभाजन हो गया था, उसका जो विलय हुआ था ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही हुआ था, यानी एक हो गए थे, समझ सकते हो। और इसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एक करने में गरम दल और नरम दल को, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसी एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? देश नायक महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, हरिपुरा में हुआ था वो, ठीक है, उसकी अध्यक्षता की थी। फिर 1939 में वो आगे भी जीत गए थे जो त्रिपुरी में होता अधिवेशन, लेकिन महात्मा गांधी की वजह से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था उसमें, ठीक है। और देखो एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का जो चांसलर हुआ था एडोल्फ हिटलर, उसी के टाइम में हुए हैं सुभाष चंद्र बोस। नेताजी की उपाधि हिटलर के द्वारा ही दी गई थी सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। और महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था, देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को। क्वेश्चन नंबर 9, अजंता की गुफाओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला इसमें पद्मपाणी और वज्रपाणी के चित्र इन्हीं गुफाओं में पाए जाते हैं। दूसरा, इन्हें यूनेस्को ने वर्ष 1983 में विश्व धरोहर माना था। ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं। इन्हें 1819 ईस्वी में पुनः खोजा गया। बताइए तो इसमें से कौन सा असत्य है? देखो अजंता की गुफाएं जो हैं केवल बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जबकि एलोरा की जो गुफाएं हैं तीनों धर्मों से संबंधित हैं, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। इसमें पहला है पद्मपाणी और वज्रपाणी के चित्र इन्हीं गुफाओं में पाए गए हैं, तो समझ सकते हो इसमें पहला सही है। यूनेस्को ने वर्ष 1983 में विश्व धरोहर माना था, तो देखो ये भी ठीक है, 1983 में ही माना था। देखो यूनेस्को के द्वारा 1983 में अजंता के अलावा एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल, इन चारों ही कह सकते हो इमारतों को विश्व धरोहर माना गया था।
और देखो इन्हें 1819 में पुनः खोजा गया। तो ये भी समझ सकते हो, ये सभी सही हैं। बाकी इसमें जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ये गलत है। सातवाहन वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? सातवाहनों के बारे में दिया हुआ पहला है इसमें, इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। देखो पहला सही है, सातवाहनों की स्थापना सिमुक के द्वारा ही की गई थी, तो इस वजह से ये पहला बिल्कुल सही हो जाता है। नासिक शिलालेख पर गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियां दर्ज हैं, तो देखो ये भी ठीक है। देखो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। सातवाहनों की स्थापना सिमुक ने की, और जो नासिक शिलालेख है गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियां उस पर दर्ज हैं। देखो बात करें सातवाहनों की, आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 28 BC में की गई थी और ये 3rd सेंचुरी तक चला था। ठीक है, देखो इसकी स्थापना सिमुक के द्वारा की गई और इसकी जो राजधानी बनी थी, महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान है वो बनी थी सातवाहनों की राजधानी। और देखो इसका उत्तराधिकारी, सिमुक का उत्तराधिकारी इसका भाई कृष्णा हुआ था, और इस वंश का प्रथम महान शासक हुआ था सातकर्णी प्रथम, और सातकर्णी प्रथम ने ही सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान से स्थानांतरित करके बनाई थी अमरावती। और देखो इस वंश का दूसरा महान शासक हुआ फिर हॉल। ठीक है, ये हॉल काफी फेमस शासक हुआ इसी वंश का, जिसने एक प्रसिद्ध पुस्तक यानी गाथा सप्तशती की रचना की थी। और देखो इस वंश का यानी सातवाहनों का सबसे महान जो शासक हुआ है, 23वां शासक हुआ है, जिसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसने शासन किया था 106 AD से लेकर के 130 AD तक, काफी फेमस शासक हुआ है। और इसी के शासनकाल में शीशे के सिक्के चलाए गए थे, और इसी ने ब्राह्मणों को भूमि दान करने की जो शुरुआत की थी, किसने की थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि दान करने की, और इसी ने अपने माता से पहले यानी माता अपने नाम से पहले माता के नाम को लगाने की जो प्रथा थी वो शुरू की थी। गौतमी इसकी माता का नाम था, इसी वजह से अपने नाम से पहले इसने लगाया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी इसका पूरा नाम हुआ था। और इसी ने, याद रखना, इसका जो उत्तराधिकारी हुआ था, इसका पुत्र हुआ जिसका नाम था वशिष्ठ पुलमामी, वो भी काफ़ी फेमस शासक हुआ है सातवाहनों में। और देखो इस वंश का जो अंतिम महान शासक हुआ है ये, और ना कि अंतिम था, याद रखना, महान अंतिम था लेकिन। और इसी को भारत का प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे? और इसी वजह से इस वंश का नाम आंध्र सातवाहन वंश पड़ा, क्योंकि इसने जो वशिष्ठ पुत्र पुलमामी हुआ है, इसी ने सबसे पहले आंध्र प्रदेश जो क्षेत्र है उस पर अधिकार किया था। ठीक है, इसी कारण इस वंश को आंध्र सातवाहन वंश कहा जाता है। ये काफ़ी फेमस शासक हुआ है वशिष्ठ पुत्र पुलमामी, याद कर लेना इसको। और देखो सातवाहनों का जो अंतिम शासक हुआ है पुलमामी थर्ड हुआ है। पुलमामी थर्ड दोनों समुद्रों को मिला करके यानी अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक सातवाहनों का साम्राज्य हुआ करता था। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, इसे अच्छे से याद कर लेना। तो देख लो इस क्वेश्चन में ये दोनों ही सही हैं, सी सही जवाब हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कि पिछले दशक के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है क्या। दूसरा है इसमें पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपये में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। तो देखो बताओ इन दोनों में से कौन कौन से सही हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो पहला है इसमें पिछले दशक के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। तो देखो ऐसा नहीं है, ये लगातार बढ़ती नहीं रही है, तो इसमें समझ सकते हो ये गलत है इसमें पहला। देखो इसके बारे में बात करें कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है पिछला दशक देखोगे आप 2010 से 2020 के दौरान, उसमें वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो है कि उसकी जो वृद्धि दर थी लगातार बढ़ने के बजाय देखोगे तो उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहा था। उसमें 2010 से 2015 की तुलना में यानी 2010 से 2015 की तुलना में अगर देखोगे आप तो वर्ष 2015 से 2020 तक कमी भी प्रदर्शित होती रही है उसमें, और वहीं वर्ष 2020 के बाद भी देखोगे तो घटती बढ़ती रही है। तो इस वजह से समझ सकते हो ये पहला तो इसमें गलत है। दूसरा है पिछले दशक में बाजार कीमतों पर यानी रुपए में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। तो देखो ये सही है इसमें, ये दूसरा सही है, इसमें पहला गलत है। यानी इसे आप ऐसे कह सकते हो कि पिछले दशक से देश के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें लगातार वृद्धि होती रही है,
जैसे कि पिछला दशक था 2010 से 20 के दौरान है, ठीक है जी। जैसे कि पिछले दशक 2010 से 2020 के दौरान ही बाजार कीमतों पर यानी रुपए में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। और वर्तमान में अगर भारत विश्व की देखा जाए तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ये भी तरक्की कर रहा है भारत, जीडीपी के हिसाब से देखोगे तो लक्ष्य है भारत का आगे टॉप 3 जो अर्थव्यवस्थाएं उसमें शामिल होने का। तो इसी तरह से वृद्धि करती रही जीडीपी तो निश्चित ही पहुंच जाएगा। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2 सही है इसका, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला है नहीं, एक साइड में देखो कृषि क्रांतियां लिखी हुई हैं और एक साइड में फसलों के नाम लिखे हुए हैं। कृषि क्रांतियां और फसल। देखो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। पीली क्रांति ये गलत है। पीली क्रांति तो तिलहन उत्पादन से यानी सरसों से संबंधित है, तो इस वजह से समझ सकते हो ये गलत है। इसमें पीली जो क्रांति है तिलहन से संबंधित है। देखो गुलाबी क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। काली क्रांति ये पेट्रोलियम उत्पादन से, यानी गुलाबी जो क्रांति है झींगा मछली जो है उससे संबंधित है, समझ सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। देखो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे अच्छे से समझ लेना। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ पर देखोगे आप तो भूमि, पूंजी, संगठन, इसके अलावा श्रम पर सरकार का नियंत्रण होता है, जबकि जो उत्पादन क्रियाएं जो होती हैं उसमें निजी क्षेत्र को स्वायत्तता प्रदान की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जब भारतीय रिजर्व बैंक सामयिक नकदी अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 आधार अंक यानी बेसिस पॉइंट कम कर देता है तो क्या होने की संभावनाएं होती हैं? जब भारतीय रिजर्व बैंक सामयिक नकदी अनुपात को 50 आधार अंक यानी बेसिस पॉइंट कम कर देता है तो भारत की जीडीपी विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी। विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में और अधिक पूंजी लगाएंगे। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं, या इससे बैंकिंग व्यवस्था की नकदी यानी लिक्विडिटी में प्रबलता से कमी आ सकती है। तो बताओ कौन सा सही होगा आपके हिसाब से? देखो भारतीय रिजर्व बैंक जब सामयिक नकदी अनुपात को 50 आधार अंक कम कर देता है तो बैंकों के पास जो साख सृजन की क्षमता होती है वो अधिक हो जाती है, और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो हैं अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। इसी वजह से समझ सकते हो कि सामयिक नकदी अनुपात के तहत देखोगे तो बैंक अपने कुल जमा का निश्चित प्रतिशत धन अपने पास नकद, सोने में और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। नीचे तो कथन दिए गए, कारण और कथन देखना है आपको। कथन है इसमें पहले, सेबी का प्रमुख कार्य प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना है। कारण है इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित वह अवैध कार्य होता है जिसमें किसी कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति द्वारा आंतरिक सूचनाओं का उपयोग करके ट्रेडिंग किया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सा सही है? देखो सेबी का प्रमुख कार्य प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना होता है, सही है। इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित वह अवैध कार्य होता है जिसमें किसी कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति द्वारा आंतरिक सूचनाओं का उपयोग करके शेयर ट्रेडिंग किया जाता है। तो देखो ये दोनों ही सही हैं, और इसी वजह से सेबी का प्रमुख कार्य है प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना। तो देखो व्याख्या भी हो रही है और दोनों ही सही हैं। किसकी संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? कैबिनेट मिशन, बेवेल योजना, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन। देखो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। और इसमें से 1946 में कौन आया था?
तो देखो कैबिनेट मिशन आया था 1940 में, तो उसी हिसाब से समझ सकते हो इसकी संस्तुतियों के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ था 1940 में। ठीक है, जो ये कैबिनेट मिशन आया था इसमें क्रिप्स था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, उसके अलावा लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस था और एक था अलेक्जेंडर। ये तीन सदस्य थे इसमें। और देखो जो संविधान सभा बनी थी उसमें सदस्यों की संख्या थी 389। ठीक है, जिसमें देखोगे आप तो 292 यानी उसमें 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। इसके अलावा जो 4 थे इसमें वो कमिश्नर क्षेत्र से संबंधित थे और जो 93 थे उसमें संविधान सभा में वो देशी रियासतों से सदस्य थे। समझ सकते हो कुल 389 सदस्य थे संविधान सभा में। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित नीचे 4 घटनाएं दी हुई हैं, आपको उनका कालानुक्रम देखना है। देखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसके बारे में बताऊं आपको। ये जो हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 7 सितंबर 1931 से लेकर के दिसंबर 1931 तक हुआ था, यानी 1931 से दिसंबर 1931 तक सितंबर से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये हुआ था 26 मार्च को और 1931 में ही हुआ था ये। ठीक है, तीसरा देखो इसमें भगत सिंह को फांसी ये 23 मार्च को लगी थी, इसी वजह से शहीद दिवस भी मनाया जाता है और 1931 को लगी थी। गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये भी काफ़ी कॉमन है, 5 मार्च 1931 को। देखो तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, देखो सबसे पहले आएगा इसमें 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता, सबसे पहले इसमें 4 आएगा। फिर भगत सिंह को फांसी 23 मार्च को लगी, फिर इसमें 3 आएगा। उसके बाद जो कराची अधिवेशन हुआ 26 मार्च को हुआ, इसके बाद 2 आएगा और सबसे एंड में आएगा सितंबर में 1931 में जो द्वितीय गोलमेज। 4 3 2 1 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करो। अबुल कलाम आज़ाद, देखो एक साइड में सूची फर्स्ट है एक साइड में सेकंड है। अबुल कलाम आज़ाद किससे संबंधित है, ये पत्रिकाएं दी हुई हैं एक साइड में, इसके बारे में बताना है, यानी पुस्तकें जो लिखी हुई हैं एक साइड में वो बताओ आप, बताइए। देखो पहला है इसमें अबुल कलाम आज़ाद, इसका सही मिलान होगा, ए का हो जाएगा 2 अल हिलाल, यानी अल हिलाल जो पुस्तक है ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई थी। और देखो अल हिलाल का जो अर्थ होता है ना वो बता दूं आपको, ये अर्थ होता है अर्धचंद्राकार भूमि। ठीक है, और देखो फिरोज शाह मेहता के द्वारा, इसका सही मिलान होगा बॉम्बे क्रॉनिकल, एक हो जाएगा इसका। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये पत्रिका, ये प्रकाशन हुआ था इसका फिरोज शाह मेहता के द्वारा। और देखो फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक सदस्य थे उनमें से एक थे। देखो एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दोनों फेमस हैं एनी बेसेंट की, तो इसका 4 हो जाएगा। होम रूल जो आंदोलन था उसकी भी शुरुआत की थी एनी बेसेंट ने। देखो यंग इंडिया ये महात्मा गांधी की है, इसका 2 3 हो जाएगा, 2 1 4 3 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब ये देखो कथन और कारण। कथन है पहले इसमें, बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी और बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा नहीं होता। तो बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है। देखो बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की जो संख्या थी वो समान होनी थी, तो ये इसमें पहला तो सही है।